10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है आतंकी दानिश। एनआईए ने रिमांड 10 दिन की मांगी थी, दानिश को 10 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। बता दें कि इसके पहले भी जिन आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया एनआईए की तरफ से, उनकी भी 10 दिन की रिमांड ही मिली है। और अब यह मुमकिन है कि इन सभी आतंकियों के एनआईए आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ करे। जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है, जो अपडेट अब तक सामने आए हैं, उन सभी को लेकर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। दानिश कैसे इन लोगों से जुड़ा, उमर से कैसे उसकी करीबी हुई, या दूसरे आतंकियों से कैसे कनेक्शन में था, ड्रोन के अलावा किन किन टेक्निकल चीजों में दानिश ने मदद की थी, इसकी पूरी अपडेट अब पूछी जाएगी। पलक इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। पलक, 10 दिन की रिमांड। देखिए, 10 दिन की जो अब ये जांच होगी वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो पहली जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी 10 दिन के लिए जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। यानी कि अब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 48 घंटे का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ये समय रहा है, जिसमें ये जांच जो है वो की गई है, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। यानी 48 घंटे में 2 ऐसी गिरफ्तारियां होना और 10 दिन की उसमें पूरी कस्टडी को जो है वो लिया गया है। पूछताछ जो है वो की जाएगी। जैसे अभी आप कह रही थी कि क्या आमने सामने बिठाकर जो है वो पूछताछ होगी, अभी ये संभव नहीं है। अभी पहले जो है दोनों से अलग अलग जो है वो पूछताछ की जा रही है। हाँ, ये जरूर संभव हो सकता है कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां जो है वो बढ़ जाए, यानी प्रोपेंसिटी जो है इसकी बढ़ते हुए नजर आएगी। यानी 48 घंटों में अगर आप एक पूरी टाइमलाइन देखेंगे, उसमें आपको ये नजर आएगा कि एक गिरफ्तारी होती है, एक गिरफ्तारी में बहुत सारे सुराग जो है वो मिलते हैं, जांच के हम कहते हैं दायरे जो है वो बड़े और ज्यादा जो है जांच जो है वो आगे बढ़ी, फिर दूसरी गिरफ्तारी जो है वो होती है। क्योंकि 48 घंटे पहले हम कह सकते हैं कि ये निकल कर सामने नहीं आ रहा था कि किसी तरीके का कोई ड्रोन अटैक जो है वो प्लान किया जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि जो ये आने वाले 10 दिन है, यानी 10 दिन भी क्या कहें, आने वाले 2 से 3 जो है वो बेहद ज्यादा क्रुशियल है। यानी एक बहुत क्रुशियल पॉइंट जो है अभी ये नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वहां पर जांच कर रही है, स्टेट इंटेलिजेंस जो है इन सभी राज्यों की एक्टिव हो चुकी है, अलग अलग हम देख रहे हैं राज्यों में जांच हो रही है। यूपी में भी देखिए आप जांच जो है वो हो रही है, दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो जांच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए, आने वाले 10 दिन जो है वो बेहद ज्यादा क्रुशियल बताए जा रहे हैं। क्या लगता है संभावनाएं होगी, किस तरीके की जांच जो है वो होते हुए नजर आएगी, इंटेरोगेशन होते हुए नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण है एनआईए के हिसाब से, क्योंकि दानिश जो कि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसकी गिरफ्तारी की गई है, इससे पूछताछ की जाएगी। दानिश से दरअसल एनआईए ये पूछताछ करना चाह रही है कि उमर के संपर्क में कब से आया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि पिछले 2 सालों से ये लोग उमर और दानिश आपस में संपर्क में थे, लेकिन जो दिल्ली लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसमें दानिश का क्या रोल है। जो आईडी उमर ने 5 से 10 मिनट में बनाई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, टीएटीपी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया, के अंदर टीएपीपी डालकर जो उसको कनेक्ट किया गया, ये तमाम जानकारी क्या दानिश से वो लगातार संपर्क में था, लगातार बातचीत कर रहा था, इसके जो ट्रेसेस है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं और इस बारे में भी दानिश से पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात, दानिश जब दिल्ली आया, फरीदाबाद आया, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किन लोगों से दानिश की मुलाकात हुई थी, इस बारे में पूछा जाएगा। दानिश इस पूरे मॉड्यूल के बारे में क्या कुछ जानता है, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। दानिश क्या मुजम्मिल को भी जानता है, दानिश क्या शाहीन को भी जानता है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी गया तो जाहिर सी बात है वहां पर इन लोगों से मिला होगा। कितने टाइम तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ये लोग घूमते रहे। दानिश से ये भी जानना चाह रही है कि जिस ड्रोन बनाने की बात लगातार की जा रही थी और दानिश उसमें मदद करने वाला था, उसके लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, वो ड्रोन कहां से खरीदे जाने थे, क्या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ड्रोन में छोटे छोटे बम को फिक्स करके एक अलग तरीके के आतंकी हमले करने की प्लानिंग थी, उसमें डायरेक्शन। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी काजल हमारे साथ है, वैभव हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं, साथ ही जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त पचला हाउस कोर्ट में मौजूद हूं ताकि हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक हम पल पल की पहुंचा पाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। लेकिन देखिए वैभव, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। एक पैटर्न ये कि कश्मीर के बहुत सारे हम देख रहे हैं रहने वाले जो है वो गिरफ्तार हुए, डॉक्टर्स के भी अगर हम बैकग्राउंड जो है वो देखें। दूसरी तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी, यानी मैक्सिमम अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है पूरा एपिसेंटर था, यानी थॉट कश्मीर से आया और एपिसेंटर जो है वो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी माना जा रहा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में।
और देखिए बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश, जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी, उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। जांच एजेंसियां उन तमाम नामों तक पलक पहुंचना चाहती है जो नाम इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इस पूरी कड़ी का हिस्सा थे। और यही वजह है एनआईए ने अधिकतम 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दानिश और आमिर को लेकर दी है। और अब यह तय है इन सभी लोगों को आमने सामने बिठाकर भी जो है वो पूछताछ की जाएगी। आमने सामने बिठाकर इनकी प्लानिंग को डिकोड किया जाएगा और इस डिकोड का हिस्सा कौन कौन होगा और कितने नाम हैं जो इस फहरिस्त में अब जुड़ते चले जाएंगे, उन नामों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल लगातार जिन नामों का जुड़ना इस पूरे घटनाक्रम से सामने आ रहा है, वो एक तरफ बिल्कुल साफ इशारा पलक कर रहा है कि कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश, जिस साजिश को अंजाम देने के लिए यह पूरा एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया था। क्या शाहीन ही इस पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी? क्योंकि जिस उमर की मौत हो चुकी है, जो फिदाइन बनकर ब्लास्ट करने गया था, उस उमर ने इस हमले से पहले एक वीडियो भी जारी किया बाकायदा, और उस वीडियो में उसने विस्तार से बताया कि मरने से उसको किसी भी तरह का खौफ नहीं है। और आप सोचिए, जिसकी मंशा फिदाइन हमले तक की पहुंच सकती है, जिसकी मंशा यह हो कि वो अपने आप को खत्म कर लेगा लेकिन धमाका जरूर करेगा, तो आप यह अंदाजा लगा सकती हैं कि जितने भी लोग इस पूरी लिस्ट से, जितने भी लोग इस कड़ी से जुड़े थे, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इस देश को दहलाना। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार जो एक्शन ले रही हैं, उस एक्शन के बीच यह कहा जा सकता है कि अब इस पूरे प्रकरण की कड़ियां जहां जहां जुड़ेंगी वहां वहां एक्शन तय होगा, क्योंकि कश्मीर इसका एपिक सेंटर रहा है। पलक जतिन, काजल वैभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है आतंकी दानिश। एनआईए ने रिमांड 10 दिन की मांगी थी, दानिश को 10 दिन के रिमांड पे भेजा गया है। बता दें कि इसके पहले भी जिन आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया एनआईए की तरफ से, उनकी भी 10 दिन की रिमांड ही मिली है। और अब यह मुमकिन है कि इन सभी आतंकियों के एनआईए आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे। जो दिल्ली में बम धमाका हुआ है, जो अपडेट अब तक सामने आए हैं, उन सभी को लेकर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। दानिश कैसे इन लोगों से जुड़ा, उमर से कैसे उसकी करीबी हुई, या दूसरे आतंकियों से कैसे कनेक्शन में था, ड्रोन के अलावा किन किन टेक्निकल चीजों में दानिश ने मदद की थी, इसकी पूरी अपडेट अब पूछी जाएगी। पलक इस वक्त साथ में जुड़ी हुई हैं। पलक, 10 दिन की रिमांड। देखिए, 10 दिन की जो अब ये जांच होगी वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो पहली जो गिरफ्तारी हुई है उसमें भी 10 दिन के लिए जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। यानी कि अब हम कुल मिला के कह सकते हैं कि 48 घंटे का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो ये समय रहा है, जिसमें ये जांच जो है वो की गई है, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। यानी 48 घंटे में 2 ऐसी गिरफ्तारियां होना और 10 दिन की उसमें पूरी कस्टडी को जो है वो लिया गया है। पूछताछ जो है वो की जाएगी। जैसे अभी आप कह रही थी कि क्या आमने सामने बिठाकर जो है वो पूछताछ होगी, अभी ये संभव नहीं है। अभी पहले जो है दोनों से अलग अलग जो है वो पूछताछ की जा रही है। हाँ, ये जरूर संभव हो सकता है कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां जो है वो बढ़ जाए, यानी प्रोपेंसिटी जो है इसकी बढ़ते हुए नजर आएगी। यानी 48 घंटों में अगर आप एक पूरी टाइमलाइन देखेंगे, उसमें आपको ये नजर आएगा कि एक गिरफ्तारी होती है, एक गिरफ्तारी में बहुत सारे सुराग जो है वो मिलते हैं, जांच के हम कहते हैं दायरे जो है वो बड़े और ज्यादा जो है जांच जो है वो आगे बढ़ी, फिर दूसरी गिरफ्तारी जो है वो होती है। क्योंकि 48 घंटे पहले हम कह सकते हैं कि ये निकल कर सामने नहीं आ रहा था कि किसी तरीके का कोई ड्रोन अटैक जो है वो प्लान किया जा रहा था। अब बताया जा रहा है कि जो ये आने वाले 10 दिन है, यानी 10 दिन भी क्या कहें, आने वाले 2 से 3 जो है वो बेहद ज्यादा क्रुशियल है। यानी एक बहुत क्रुशियल पॉइंट जो है अभी ये नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वहां पर जांच कर रही है, स्टेट इंटेलिजेंस जो है इन सभी राज्यों की एक्टिव हो चुकी है, अलग अलग हम देख रहे हैं राज्यों में जांच हो रही है।
है, यूपी में भी देखिए आप जांच जो है वो हो रही है, दिल्ली में जो है दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो अलग अलग स्टेट की अगर हम बात करें तो जांच जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन देखिए, आने वाले 10 दिन जो है वो बेहद ज्यादा क्रुशियल बताए जा रहे हैं। क्या लगता है संभावनाएं होगी, किस तरीके की जांच जो है वो होते हुए नजर आएगी, इंटेरोगेशन होते हुए नजर आएगी? बिल्कुल देखिए 10 दिन बेहद महत्वपूर्ण है एनआईए के हिसाब से, क्योंकि दानिश जो कि इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसकी गिरफ्तारी की गई है, इससे पूछताछ की जाएगी। दानिश से दरअसल एनआईए पूछताछ करना चाह रही है कि उमर के संपर्क में कब से आया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि पिछले 2 सालों से ये लोग उमर और दानिश आपस में संपर्क में थे, लेकिन जो दिल्ली लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसमें दानिश का क्या रोल है। जो आईडी उमर ने 5 से 10 मिनट में बनाई थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, टीएटीपी केमिकल का इस्तेमाल किया गया, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया, पेट्रोलियम ऑयल का इस्तेमाल किया गया, शू के अंदर टीएपीपी डालकर जो उसको कनेक्ट किया गया, ये तमाम जानकारी क्या दानिश से वो लगातार संपर्क में था, लगातार बातचीत कर रहा था। इसके जो ट्रेसेस है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले हैं और इस बारे में भी दानिश से पूछताछ की जाएगी। सबसे बड़ी बात, दानिश जब दिल्ली आया, फरीदाबाद आया, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किन लोगों से दानिश की मुलाकात हुई थी, इस बारे में पूछा जाएगा। दानिश इस पूरे मॉड्यूल के बारे में क्या कुछ जानता है, ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। दानिश क्या मुजम्मिल को भी जानता है, दानिश क्या शाहीन को भी जानता है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी गया तो जाहिर सी बात है वहां पर इन लोगों से मिला होगा। कितने टाइम तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ये लोग घूमते रहे। दानिश से ये भी जानना चाह रही है कि जिस ड्रोन बनाने की बात लगातार की जा रही थी और दानिश उसमें मदद करने वाला था, उसके लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, वो ड्रोन कहां से खरीदे जाने थे, क्या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ड्रोन में छोटे छोटे बम को फिक्स करके एक अलग तरीके के आतंकी हमले करने की प्लानिंग थी, उसमें डायरेक्शन। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से काजल हमारे साथ है, वैभव हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं, साथ ही जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस वक्त पचला हाउस कोर्ट में मौजूद हूं ताकि हर एक अपडेट जो है वो दर्शकों तक हम पल पल की पहुंचा पाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। लेकिन देखिए वैभव, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। एक पैटर्न ये कि कश्मीर के बहुत सारे हम देख रहे हैं रहने वाले जो है वो गिरफ्तार हुए, डॉक्टर्स के भी अगर हम बैकग्राउंड जो है वो देखें। दूसरी तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी यानी मैक्सिमम अगर हम गिरफ्तारियों की बात करें तो वहां पर कहा जा रहा है पूरा एपिसेंटर था, यानी थॉट कश्मीर से आया और एपिसेंटर जो है वो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी माना जा रहा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन में। देखिए बिल्कुल अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है। अगर मैं ये कहूं तो मैं बिल्कुल शायद गलत नहीं हूं, क्योंकि उसका कमरा नंबर 13 और इस कमरा नंबर 13 से शुरू हुई वो साजिश, जो साजिश पूरे देश में फैलने वाली थी। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि दानिश को 10 दिन की एनआईए ने कस्टडी में ले लिया है। आमिर नाम का वो शख्स जिसने i20 कार खरीदी थी, उसको भी एनआईए ने 10 दिन की कस्टडी में लिया है। यानी कि लंबी पूछताछ एनआईए करना चाहती है। जांच एजेंसियां उन तमाम नामों तक पलक पहुंचना चाहती है जो नाम इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, इस पूरी कड़ी का हिस्सा थे। और यही वजह है एनआईए ने अधिकतम 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दानिश और आमिर को लेकर दी है। और अब यह तय है इन सभी लोगों को आमने सामने बिठाकर भी जो है वो पूछताछ की जाएगी, आमने सामने बिठाकर इनकी प्लानिंग को डिकोड किया जाएगा। और इस डिकोड का हिस्सा कौन कौन होगा और कितने नाम हैं जो इस फहरिस्त में अब जुड़ते चले जाएंगे, उन नामों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल लगातार जिन नामों का जुड़ना इस पूरे घटनाक्रम से सामने आ रहा है, वो एक तरफ बिल्कुल साफ इशारा पलक कर रहा है कि कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश, जिस साजिश को अंजाम देने के लिए यह पूरा एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया था। क्या शाहीन ही इस पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कर रही थी? क्योंकि जिस उमर की मौत हो चुकी है, जो फिदाइन बनकर ब्लास्ट करने गया था, उस उमर ने इस हमले से पहले एक वीडियो भी जारी किया बाकायदा, और उस वीडियो में उसने विस्तार से बताया कि मरने से उसको किसी भी तरह का खौफ नहीं है। और आप सोचिए, जिसकी मंशा फिदाइन हमले तक की पहुंच सकती है, जिसकी मंशा यह हो कि वो अपने आप को खत्म कर लेगा लेकिन धमाका जरूर करेगा, तो आप यह अंदाजा लगा सकती हैं कि जितने भी लोग इस पूरी लिस्ट से, जितने भी लोग इस कड़ी से जुड़े थे, उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इस देश को दहलाना। लेकिन फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार जो एक्शन ले रही हैं, उस एक्शन के बीच यह कहा जा सकता है कि अब इस पूरे प्रकरण की कड़ियां जहां जहां जुड़ेंगी वहां वहां एक्शन तय होगा, क्योंकि कश्मीर इसका एपिक सेंटर रहा है। जतिन, काजल, वैभव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अपडेट के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी लेते रहेंगे।